तो आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरा टॉपिक जो आज चलेगा ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। हमें समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं डेली लाइफ में जहाँ पर हम TIR का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का शाइन करना। डायमंड क्यों शाइन करता है ये हमें समझाना है। तो डायमंड की शाइनिंग के पीछे रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली ग्लास या वाटर से बहुत ज़्यादा है, 2.4 के आसपास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin IC इक्वल टू 1/μ। एयर, अगर रेयरर मीडियम एयर है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin IC इक्वल टू 1/μ। तो म्यू अगर ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होगी। तो फॉर डायमंड क्रिटिकल एंगल इज़ वेरी लेस, IC इज़ वेरी लेस, और ये होता है लगभग 24 डिग्री के आसपास। तो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है। अगर डायमंड पर लाइट 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र करेगी। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है। और जब किसी सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो सरफेस हमें कैसा नज़र आता है, शाइन करता हुआ। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। तो अगर डायमंड पर लाइट इस 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, डायमंड के अंदर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो डायमंड होता है, डायमंड के फेसेस कुछ इस तरीके से कट किए जाते हैं कि लाइट किसी फेस पे टकराने के बाद उसी के अंदर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती जाए। द फेसेस ऑफ डायमंड are cut so that the light suffers total internal reflection again and again, due to which light is collected inside the face and it appears to be shining। पहली चीज़, डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल होता है। दूसरी बात, डायमंड के फेसेस को कुछ इस तरीके से कट किया जाता है कि उन फेसेस के अंदर अगर लाइट जाए तो लाइट बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती जाए। अगर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट उसी फेस के अंदर जमा हो जाएगी। तो बहुत सारी लाइट एक फेस के अंदर इकट्ठा हो रही है तो हमें क्या लगेगा, उस पोर्शन में बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब वो पोर्शन हमें कैसा नज़र आएगा, चमकता हुआ। जैसे अगर हमारे पास डायमंड का एक कोई मैं फेस कंसीडर करूं, मान लेते हैं डायमंड का एक फेस है, यहाँ लाइट गई, यहाँ टकराई, यहाँ आई, यहाँ टकराई,
बार बार इसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ इस फेस में बहुत सारी लाइट कलेक्ट हो गई। किस वजह से हुआ ऐसा, क्योंकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है। तो अगर लाइट इस फेस पर 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर आई है तो क्या होगा, इसके अंदर लाइट का बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लाइट क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी और ये फेस हमें कैसा नज़र आएगा, शाइन करता हुआ। तो ये है रीज़न डायमंड की शाइनिंग का। डायमंड के शाइन करने के पीछे रीज़न क्या है, पहली बात डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है 2.4 के आसपास, जिसकी वजह से डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल है 24 डिग्री ओनली। और डायमंड के फेसेस को इस तरीके से कट किया जाता है ताकि जब इस पर लाइट स्ट्राइक करे तो लाइट बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करे, मतलब उसी फेस के अंदर बार बार TIR होता रहे। तो अगर उसी फेस के अंदर बार बार TIR होता रहेगा तो यहाँ पर बहुत सारी लाइट इकट्ठा हो जाएगी और हमें लगेगा कि ये पोर्शन शाइन कर रहा है। तो ये डायमंड की शाइनिंग का रीज़न है। दूसरा एप्लीकेशन है मिराज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दूसरा जो एप्लीकेशन है मिराज है। अब मिराज क्या होता है मिराज एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब इल्यूजन एक ऐसी चीज़ जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमें लग रहा है कि वो चीज़ है, मतलब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर कोई हाईवे है, बहुत स्मूथ रोड है और बहुत तेज़ धूप है, हम किसी गाड़ी से उस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि उस हाईवे पे हमसे कुछ दूरी पर रोड पे पानी की लेयर नज़र आती है। कभी ऐसा गौर किया होगा, अगर हम तेज़ धूप में किसी गाड़ी में एक हाईवे पे चल रहे हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमसे कुछ दूरी पर उस रोड में पानी की लेयर नज़र आती है और उसके आसपास जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ हैं या पोल हैं तो उनकी इमेज हमें वहाँ उस सरफेस पर, उस रोड पर उल्टी नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो वहाँ पर पानी की कोई लेयर नहीं होती। तो ये क्या था, एक इल्यूजन, मतलब जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हमें दूर से देखने पर ऐसा लगा कि उस हाईवे के ऊपर पानी की लेयर है। तो इस टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन मिराज कहलाता है। जनरली ये बहुत तेज़ धूप वाले दिनों में देखा जाता है। अगर बहुत तेज़ धूप है तो बहुत तेज़ वाले धूप के दिन में हम क्या देखते हैं, अगर हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो किसी दूरी पर हमें देखने पर लगता है कि उस रोड पर पानी की लेयर है। उस पानी की लेयर में हमें उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, पेड़ पोल, उनकी इमेज हमें उल्टी नज़र आती है, क्योंकि पानी में हर चीज़ की इमेज उल्टी बनती है। लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। ऐसा हमें पता कब चला, जब हम पास जाते हैं तो वहाँ पर पानी की कोई लेयर मौजूद नहीं होती। तो ये एक मिराज कहलाता है। ऐसा ही होता है डेजर्ट्स एरियाज़ में। जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अगर बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं डेजर्ट्स एरिया में, तो उसकी इमेज भी हमें उल्टी नज़र आती है। जैसे अगर हम दूर किसी पेड़ को देखें तो पेड़ हमें उल्टा नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर हम पास जाते हैं तो वाकई में ऐसा नहीं है, तो वो भी एक इल्यूजन है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, मिराज। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिराज क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन which is observed on a hot day, बहुत तेज वाले धूप के दिन, यूजुअली इन डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट्स एरिया में हमें दिखाई देता है, डेजर्ट एरिया, और ऑन अ स्मूथ रोड, जिसको हम कहते हैं
कोल टार्ड रोड। जो हॉट मिक्स सड़कें होती हैं उनको कहते हैं कोल टार्ड रोड, मतलब जिसमें बहुत स्मूथ रोड हो। ड्यू टू विच द images of surrounding objects appears to be inverted। यानी कि मिराज क्या है? मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अ हॉट डे, यूजुअली इन डेजर्ट एरिया और ऑन अ स्मूथ रोड, कोल टार्ड रोड, ड्यू टू विच द इमेजेस ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड। मतलब बहुत तेज़ वाले धूप के दिन में एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन जिसको हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? डेजर्ट एरिया में या किसी कोल टार्ड रोड के ऊपर, यानी कि किसी हाईवे स्मूथ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस हमें कैसी नज़र आती हैं? इन्वर्टेड नज़र आती हैं। ऐसा इल्यूजन, इसको हम मिराज कहते हैं। ये वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें इमेजेस उल्टी नज़र आती हैं? तो ये हम देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस में खास बात होती है, अर्थ बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत जल्दी हीट को एमिट भी करता है। तो अगर बहुत तेज़ धूप है तो अर्थ का सरफेस क्या करेगा? बहुत जल्दी सारी हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। गुड एब्जॉर्बर है अर्थ, तो अर्थ बहुत जल्दी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, अर्थ गर्म जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इस अर्थ के नज़दीक जो ये एयर है, अर्थ के नज़दीक जो एयर है, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है, इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हॉट एयर है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो ये कैसा मीडियम बनाते हैं? एक रेयरर मीडियम फॉर्म करते हैं। जबकि ऊपर जो एयर होगी, अर्थ के सरफेस से दूर जो एयर होगी, यहाँ टेम्परेचर कम होता है। ये कोल्ड एयर है, यहाँ टेम्परेचर कम। अगर ऊपर टेम्परेचर कम है तो यहाँ ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंसर मीडियम फॉर्म होता है। तो होता क्या है कि अर्थ गुड एब्जॉर्बर है, तो अगर बहुत तेज़ धूप है तो अर्थ हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इसके नज़दीक जो भी एयर है, ये एयर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। एयर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो यहाँ रेयरर मीडियम फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जबकि अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे एयर उतनी ही ठंडी होगी, टेम्परेचर उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे और डेंसर मीडियम फॉर्म करेंगे। तो अगर सपोज हमारे पास ये कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, इस पेड़ को हम देख रहे हैं, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इस पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा, इस पेड़ से आने वाली रेज
यहाँ पर बहुत सारी एयर की लेयर्स हैं। यहाँ से एक रे आई, ये टकराई, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये रे ऊपर मीडियम कैसा है, डेंसर, और नीचे मीडियम कैसा होते जा रहा है, रेयरर। तो रे डेंसर से रेयरर आते रही है। तो डेंसर से रेयरर आते समय क्या होता है, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर गई। अब यहाँ टकराई, यहाँ नॉर्मल बनाया, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस शायद अब ज़्यादा है, आई डैश। अब ये ज़्यादा एंगल पर टकरा रही है। फिर क्या होगा, नीचे वाली लेयर फिर रेयरर होगी, इससे तो ज़्यादा ही होगी रेयरर, तो डेंसर से रेयरर जा रही है, तो फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली गई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब और ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, जब रे इस ट्री से नीचे ग्राउंड तक आ रही है, तो ये रे बार बार नॉर्मल से दूर जाते जा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर मीडियम डेंसर बना हुआ है, और जैसे जैसे रे नीचे आएगी तो नीचे मीडियम रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर जाते समय पे रे हमेशा नॉर्मल से दूर हटते जाती है। तो अगर ये नॉर्मल से दूर हटते जाएगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते जाएगा, और कभी सर्टेन ऐसी कंडीशन आएगी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे दूसरे मीडियम में ना जाके सेम मीडियम में ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये ऑब्जर्वर की आइज तक गई, ये रिफ्लेक्टेड रे ये ऑब्जर्वर की आइज तक गई, तो ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये रे कहीं यहाँ से आ रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जर्वर को कैसी नज़र आएगी, उल्टी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए रे यहाँ से नहीं आ रही है। रे यहाँ से आई, नॉर्मल से दूर हटते गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आइज पर आई, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रे कहीं दूसरी जगह यहाँ से आ रही है। तो इस पेड़ की इमेज हमें कैसी नज़र आई, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, कहाँ पर बनती है, पानी में। तो इसका मतलब उस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि क्या पता यहाँ पर वाटर हो, ये वाटर का सरफेस हो, वाटर में ही तो इमेज उल्टी बनती है। तो लेकिन जैसे जैसे अगर ये ऑब्जर्वर इसके क्लोज आते रहे, तो अगर ऑब्जर्वर क्लोज आएगा और इस बाउंड्री को उसने पार कर लिया तो उसको ये इमेज सीधी दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर अगर सीधे यहाँ पहुँच गया, इस बाउंड्री को पार कर लिया, तो इसके लिए तो अब क्रिटिकल एंगल वाली बाउंड्री पार हो गई, तो ये रे डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आइज पे आएगी जो डायरेक्टली पेड़ से आ रही है, तो उसको इमेज सीधी दिखाई देगी। तो दूर से देखने पर इमेज उसको उल्टी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि रे का क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से इस पेड़ की इमेज उल्टी दिखाई दी। तो इस टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन मिराज कहलाता है। ये बहुत तेज़ वाले धूप के दिनों में देखा जाता है, डेजर्ट्स एरियाज़ में भी और कोल टार्ड रोड में भी, यानी कि स्मूथ हाईवे पर। स्मूथ हाईवे पर भी हमें देखते हैं ना, दूर से देखेंगे तो हमें वहाँ पर रोड पे पानी की लेयर नज़र आती है, और उसके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें कैसी नज़र आती हैं, उल्टी। वो भी किस वजह से हो रहा है, ये फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, डायमंड का शाइन करना और मिराज फॉर्मेशन। थर्ड एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का थर्ड एप्लीकेशन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं,
प्रिज्म के बहुत सारे यूजेज होते हैं। एक यूज़ तो हमने पढ़ा है, प्रिज्म का यूज होता है लाइट को डिस्पर्स करना। तो प्रिज्म का यूज क्या होता है, लाइट को क्या करना, डिस्पर्स करना। डिस्पर्स करना मतलब लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करना। तो प्रिज्म का एक काम ये भी है। इसके अलावा प्रिज्म के बहुत सारे यूजेज होते हैं। प्रिज्म का एक इम्पोर्टेंट यूज क्या होता है, टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू अ सर्टेन एंगल। प्रिज्म का एक यूज है किसी लाइट रे को एक सर्टेन एंगल पर मोड़ देना। जैसे सपोज अगर मेरे लिए कोई लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से मेरे पास कोई लाइट आई और मैं चाहता हूँ कि वो लाइट ऐसे ट्रैवल करे, यहाँ से आई और ऐसे ट्रैवल करे, मतलब मैंने उस लाइट रे को 90 डिग्री पे डेविएट कराना है। तो यहाँ पर हम एक प्रिज्म लगाते हैं। अभी कौन सा प्रिज्म यूज करते हैं अभी पढ़ेंगे। तो उस प्रिज्म पे वो लाइट को हम स्ट्राइक करेंगे और वो रे 90 डिग्री पर डेविएट हो जाएगी। या मैं चाहता हूँ कि वहाँ से एक लाइट रे मेरे पास आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में जाए, तो उसके लिए भी हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। मतलब 180 डिग्री पर अगर मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में भेजना है, तो भी हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। तो प्रिज्म का यूज़ केवल लाइट को डिस्पर्स करना ही नहीं होता, बल्कि प्रिज्म से हम किसी लाइट रे को अलग अलग एंगल पर हम उसको डेविएट करा सकते हैं। इस चीज़ का यूज हम करते हैं बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। अलग अलग एंगल पर हमने लाइट को डेविएट कराना है। जैसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसका यूज करते हैं पेरिस्कोप, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सबमरीन में यूज किया जाता है पेरिस्कोप। अभी देखते हैं इसकी वर्किंग। तो पेरिस्कोप में प्रिज्म का यूज किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही हम प्रोजेक्टर्स में यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर्स में भी प्रिज्म का यूज होता है। बाइनोकुलर्स में प्रिज्म का यूज होता है। ऐसी बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस और हैं जहाँ पर हमें लाइट को एक सर्टेन एंगल से डेविएट करना है, तो वहाँ पर हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे पेरिस्कोप में, प्रोजेक्टर्स में, बाइनोकुलर्स में। तो यहाँ पर ये किस वजह से लाइट को एक सर्टेन एंगल में डेविएट करता है, तो वो फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक यूज क्या भी है, टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू अ सर्टेन एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की सहायता से किसी रे को एक सर्टेन एंगल पर मोड़ने के लिए हम प्रिज्म का यूज करते हैं, जो कि किस पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ऐसे प्रिज्म जो किसी रे को एक सर्टेन एंगल पर डेविएट कराने के लिए यूज होते हैं, उसको हम कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म का नाम क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर दोज प्रिज्म विच आर यूज्ड टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू अ सर्टेन एंगल बाई 90 डिग्री और बाई 180 डिग्री। जिस भी एंगल पर हमें डेविएट करना है, तो हम जिन प्रिज्म का यूज करते हैं उनको हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। इसके लिए हम राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज करते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म किसको कहते हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म को। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब, ये हमारे पास एक प्रिज्म मैंने बनाया, सपोज ऐसा, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल्ड। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों साइड बराबर हैं सपोज, और ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। दो साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने ये एंगल इक्वल होगा, इसके सामने ये एंगल भी 45 डिग्री।
तो ये आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल, और जो दो साइड इक्वल हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसे प्रिज्म को हम कहते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी सर्टेन एंगल पर। तो ये किसके बेसिस पर करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। ये बात याद रखना, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म किसको कहते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल हो, जो दो साइड इक्वल है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो और ये दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री हो। तो प्रिज्म का काम क्या भी होता है, प्रिज्म का काम लाइट को एक सर्टेन एंगल पर डेविएट करना भी होता है। लाइट को एक सर्टेन एंगल पर डेविएट करने के लिए हम कौन से प्रिज्म का यूज़ करते हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज़ करते हैं। किस फिनोमिना पर ये बेस्ड होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर ये बेस्ड होते हैं। और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे पेरिस्कोप, बाइनोकुलर्स, प्रोजेक्टर्स, इन जगह पे हम ऐसे प्रिज्म का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं मैंने किसी रे को 90 डिग्री से डेविएट कराना है। टू डेविएट अ लाइट रे बाई 90 डिग्री। जैसे ये मेरे पास एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। हम बार बार किसका यूज़ करेंगे, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। रे को प्रिज्म की सहायता से जब रिफ्लेक्ट कराना है तो हमेशा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज़ करते हैं। तो ये एक राइट एंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री है। मैंने रे को 90 डिग्री से डेविएट कराना है। सपोज मैं किसी रे को इस फेस पे स्ट्राइक कर रहा हूँ ऐसे, ये इंसिडेंट रे है। अब इस पॉइंट से ये रे कहाँ जाएगी, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल भी शायद यही होगा। तो ये लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। तो जब कोई लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो हमने पढ़ा है कि उसकी बेंडिंग नहीं होती, तो ये बेंड नहीं होगी, ये सीधे आगे चले गई, यहाँ टकराई। अब जब यहाँ टकराएगी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बाहर जाएगी या फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, मतलब TIR होगा। अब ये बाहर जाएगी या TIR होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया। ये नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल 90 होना चाहिए या ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो अब मैंने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो शायद ये एंगल 90 है। ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 और 45 135, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल 45, तीनों का सम 180। 90 ये 45 45 180। तो ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो ये पूरा एंगल भी 90 है। ये नॉर्मल है, डॉटेड वाली लाइन। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के। तो इस सरफेस के साथ ये डॉटेड वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है। तो ये एंगल अगर 45 है तो पूरा तो 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होता होगा, 45। तो हमें क्या पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल हमें पता चल गया 45 डिग्री। तो ये लाइट इस फेस पर 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। और हम जानते हैं ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, ग्लास का फॉर एयर ग्लास इंटरफेस, एयर ग्लास के लिए ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। तो यहाँ पर लाइट 45 डिग्री पे टकरा रही है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर टकरा रही है, तो लाइट बाहर नहीं जाएगी। जब भी लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होता है तो लाइट TIR सफ़र करती है। तो यहाँ पर ये
इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितने एंगल पर? जितने पर आई थी, 45 डिग्री पर आई थी, तो ये 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये लाइट यहाँ टकराई, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में कोई रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग नहीं होगी, तो लाइट सीधे चली गई। तो ये लाइट यहाँ से आ रही थी और इमर्जेंट रे ऐसे कुछ गई। ये हमारे पास इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे को अगर हम ध्यान से देखें तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से 90 डिग्री पर बेंड हो गई। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, हमने उसको 90 डिग्री पर ऐसे बेंड कर दिया। तो अगर किसी रे को 90 डिग्री से डेविएट करना है तो हम ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं। किस प्रिज्म का यूज करते हैं? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। उसके एक फेस पर हम नॉर्मली लाइट को स्ट्राइक करते हैं, तो जब वो दूसरे फेस पर स्ट्राइक करती है, हाइपोटेनियस वाले फेस पर, तो वहाँ पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिलता है? 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा है, जिस वजह से लाइट बाहर ना जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करते हुए ऐसे बेंड हो जाती है। इस प्रिज्म का यूज हम करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, विच इज़ यूज्ड इन सबमरीन में इसका यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व द वाटर सरफेस। वाटर के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए सबमरीन में हम पेरिस्कोप यूज करते हैं, और वो पेरिस्कोप में प्रिज्म लगा होता है। वो प्रिज्म इंसिडेंट रे को 90 डिग्री से डेविएट कर देता है। अब उसमें होता क्या है सबमरीन में? मान लेते हैं ये हमारे पास वाटर का सरफेस है, यहाँ पर ये हमारे पास ये वाटर है, ये हमारे पास सबमरीन में एक ट्यूब है जो कि वाटर के सरफेस के, ये कैमरा है एक सबमरीन में जो कि वाटर के सरफेस की निगरानी के लिए यूज किया जाता है। अब अगर कोई लाइट यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट जहाँ से भी आ रही है, इसको मैंने 90 डिग्री पर टर्न करा के 90 डिग्री पर टर्न करा के यहाँ भेजना है। ये लाइट ऐसे आ रही थी, इसको मैंने 90 डिग्री पे टर्न करा के इस ट्यूब के इनसाइड प्रोजेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म लगाते हैं। तो ये लाइट यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद सीधे गई, फिर यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एक प्रिज्म। तो यहाँ इस ट्यूब के अंदर इनसाइड इमेज हमें मिलेगी। तो यहाँ पर से हम ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि ये इमेज किस ऑब्जेक्ट की है। मतलब हमें जो भी लाइट यहाँ से मिल रही है वाटर के सरफेस के ऊपर से, उसको हमने 90 डिग्री पर मोड़ दिया, तो हमें वाटर के सरफेस की इमेज नज़र आएगी। तो जहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इंसिडेंट लाइट को सीधे देखें, जैसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सबमरीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसिडेंट लाइट सीधे हमारी आइज़ पे आए। इंसिडेंट लाइट तो ऊपर है वाटर के सरफेस के, तो उस इंसिडेंट लाइट को हमने ऐसे आ रही थी 90 डिग्री पे वाटर के अंदर भेजना है। तो उस लाइट रे को 90 डिग्री पे टर्न कराने के लिए हमने यहाँ पर प्रिज्म लगाया। प्रिज्म से वो 90 डिग्री से डेविएट होके वाटर के अंदर गई। तो वहाँ जो इंसान है उनको ये पता चल जाएगा कि वाटर के सरफेस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
तो इस टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम पेरिस्कोप कहते हैं। तो पेरिस्कोप में ऐसा अरेंजमेंट हम बनाते हैं। तो किसका यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऐसे ही अगर सपोज हमें किसी रे को 180 डिग्री से डेविएट कराना है, बी टू डेविएट अ रे बाई 180 डिग्री, मतलब किसी इमेज को इन्वर्ट करना है, टू इन्वर्ट एन इमेज। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास प्रिज्म है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। मान लेते हैं कोई रे यहाँ से इस फेस पर ऐसे टकराई, ऐसे जा रही थी रे, यहाँ टकराई, नॉर्मल इंसिडेंस है तो यहाँ से तो लाइट सीधे जाएगी, यहाँ टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो बाहर जाएगी या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये पता चलेगा, हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाए कितना होगा तो हम आराम से काम कर सकते हैं। ये एंगल भी सीधे सीधे 45 डिग्री होगा जैसे पहले था, ये 45 डिग्री, ये 90, तो ये एंगल 45, 45 90 135 प्लस 45 180, ये ट्रायंगल में तीनों का सम 180। ये पूरा एंगल शायद 90 होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है इस फेस पर, तो ये फेस के साथ ये लाइन 90 डिग्री बनाएगी, जिसमें से ये 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और क्रिटिकल एंगल 42 होता है, उससे ज़्यादा एंगल है तो लाइट बाहर न जाके TIR सफ़र करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? 45 डिग्री पर। जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। अब यहाँ टकराई, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कितना होगा? ये भी 45। कैसे? अगर ये नॉर्मल था, ये 45 था, तो शायद ये एंगल भी 45, ये 90, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी 45। अगर ये 45 है और ये पूरा 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये एंगल 45, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90, नॉर्मल है ये 45 डिग्री पर रे टकरा रही है तो फिर बाहर नहीं जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने एंगल पर? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पर ऐसे चली गई, यहाँ टकराई, नॉर्मल इंसिडेंस है तो लाइट सीधे चली जाएगी। तो जिस डायरेक्शन से हमने भेजा था उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, मतलब हमने रे को कितने डिग्री से डेविएट करा दिया? 180 डिग्री से। किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस फेस पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, तो 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करके 180 डिग्री से इस रे को हमने डेविएट करा। तो इस टाइप का जो प्रिज्म हम यूज करते हैं, इनको हम पोरोप्रिज्म कहते हैं। पोरोप्रिज्म, पोरोप्रिज्म क्या होते हैं? जो किसी रे को 180 डिग्री पर डेविएट कर दें। इनका जो यूज़ होता है, इनका यूज़ हम प्रोजेक्टर्स में जनरली करते हैं, प्रोजेक्टर्स, बाइनोकुलर्स में भी इनका यूज़ होता है। अलग अलग तरीके से किसी रे को 180 डिग्री पर बेंड करके वहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं? किस फिनोमिना पर बेस्ड होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। क्या काम होता है? किसी रे को सर्टेन एंगल पर डेविएट करना, और इसके लिए हम कैसे प्रिज्म का यूज़ करते हैं? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। किसी रे को 90 डिग्री पे डेविएट कराना है तो ये अरेंजमेंट कहाँ यूज़ होता है इस ऐसे प्रिज्म का? पेरिस्कोप में। क्या होता है पेरिस्कोप? सबमरीन में वाटर के सरफेस की निगरानी के लिए पेरिस्कोप यूज़ करते हैं।
पेरिस्कोप में किसी रे को 90 डिग्री पे डेविएट कराया जाता है ताकि वो रे वाटर के सरफेस के अंदर पहुँचे। वाटर के सरफेस के ऊपर से इंसिडेंट लाइट आई, उसको प्रिज्म पे टकराया, प्रिज्म ने उसको 90 डिग्री पर वाटर के अंदर सेंड करा। ऐसे ही किसी रे को 180 डिग्री पर डेविएट करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट बनाया, इस फेस पर स्ट्राइक करा, यहाँ TIR हुआ, ऐसे रे गई, फिर इस फेस पर स्ट्राइक की, फिर TIR हुआ, ऐसे वापस आ गई। तो ऐसे प्रिज्म का नाम पोरो प्रिज्म, प्रोजेक्टर्स एंड बाइनोकुलर्स में ऐसे प्रिज्म का यूज़ होता है। तो प्रिज्म का काम सिर्फ लाइट को डिस्पर्स करना नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में हमें कभी रे को 90 डिग्री पर डेविएट करने की ज़रूरत होती है, कभी 180 डिग्री पर डेविएट करने की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे ऐसे अरेंजमेंट बनाते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इनका एडवांटेज क्या होता है? हम मिरर से भी तो रिफ्लेक्शन करा सकते थे। मैं यहाँ पर मिरर लगा देता एक सर्टेन पोजीशन पर, तो वो भी 90 डिग्री पर डेविएट कर सकता था रे को। यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही थी, यहाँ पर प्रिज्म हटा के एक मिरर लगा देते, उस मिरर की एक सर्टेन पोजीशन बनाते जिससे कि ये रे 90 डिग्री पर डेविएट हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। क्या एडवांटेज होते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के, ये हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। पहला एडवांटेज क्या है प्रिज्म का? प्रिज्म लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई पॉलिशिंग नहीं की गई है प्रिज्म में। मिरर में क्या होता है, एक साइड पे पॉलिश होती है, जब लाइट टकराई तब वापस आती है, लेकिन प्रिज्म पे पॉलिशिंग रिक्वायर नहीं होती। नो पॉलिशिंग या सिल्वरिंग, सिल्वर की पॉलिशिंग होती है, नो पॉलिशिंग और सिल्वरिंग रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के लिए कोई पॉलिशिंग या सिल्वरिंग रिक्वायर नहीं होती। दूसरा, सिंस टोटली reflecting prism are based on the phenomena of TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये रिफ्लेक्ट करते हैं। Therefore the final image is very intense, क्योंकि TIR में क्या होता है, लगभग 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। जबकि मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो मिरर में 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन TIR में लगभग 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो फाइनल इमेज कैसी दिखाई देगी, ज़्यादा इंटेंसिटी की। तो ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा, मिरर में पॉलिशिंग होती है। अब पॉलिशिंग ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो सकता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग है, कहीं पर बहुत कम है, रफनेस आ जाती है पॉलिशिंग में। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर पॉलिशिंग ऑन मिरर, द फाइनल इमेज may be distorted। मतलब मिरर में पॉलिशिंग होती है, और पॉलिशिंग अगर इम्प्रॉपर है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइनल इमेज है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब इमेज में डिफेक्ट्स आते हैं। हो सकता है कि इमेज की जो फाइनल इमेज जो हमें दिख रही है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ना दिखे, बहुत फेड इंटेंसिटी, बहुत कम दिख रही हो, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो जब किसी मिरर की पॉलिशिंग में यूनिफॉर्म पॉलिशिंग नहीं की जाती
तो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं है तो फाइनल इमेज में कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फाइनल इमेज डिस्टॉर्शन को सफ़र करती है, जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के। इसीलिए हम मिरर के कंपैरिजन में ज़्यादातर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप में, प्रोजेक्टर्स में या बाइनोकुलर्स में। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस हैं। 3 एप्लीकेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, सेकंड मिराज और थर्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। चौथा और लास्ट एप्लीकेशन इसका बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स नाम ये तो सुना होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी सिग्नल को हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना है, जैसे अपनी वॉइस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। या कंप्यूटर डेटा को हमने सेंड करना है, किसी कंप्यूटर के डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना है, या इंटरनेट सिग्नल्स हैं उनको हमने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करवाना है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई सिग्नल भेजना है, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स का सहारा लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है। इसकी वजह से हमें सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मिलते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स को हम इसके अंदर भेजते हैं। लाइट सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनल इमेज दिखाई देती है और लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है? ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, हम एक हाई क्वालिटी ग्लास के बहुत सारे बहुत पतले पतले वायर्स बनाते हैं। एक हाई क्वालिटी ग्लास लिया, उस हाई क्वालिटी ग्लास के बहुत सारे पतले पतले वायर्स हमने बनाए, थाउजेंड्स ऑफ वायर्स हमने ऐसे अरेंज करे। हाई क्वालिटी ग्लास के बने होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लास स्ट्रैंड्स। ये ग्लास के स्ट्रैंड हैं। स्ट्रैंड मतलब वेरी थिन थ्रेड कह सकते हैं, बहुत पतले धागे के जैसे। ये बहुत सारे हमारे पास ग्लास के, हाई क्वालिटी ग्लास के बने हुए स्ट्रैंड होते हैं। इन सब को हम एक क्या कर देते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर कवर कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में क्या होता है, हाई क्वालिटी ग्लास के बहुत सारे पतले पतले ग्लास के स्ट्रैंड होते हैं, बहुत पतले पतले धागे की तरह ये दिखते हैं। इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। इन सारे थ्रेड को हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट कर दिया। तो इस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन ऑप्टिकल फाइबर का होता है। कंप्लीटली हम इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो मैं ये बात कर रहा था, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में बहुत सारे ग्लास के स्ट्रैंड हैं, इसको हम कहते हैं कोर। ये है कोर। तो कोर किसका बना होता है, हाई क्वालिटी ग्लास का।
और बहुत 1000 नंबर्स में, हज़ारों नंबर में ये ग्लास के स्ट्रैंड इसके अंदर होते हैं। इसके बाहर से हम क्या करते हैं, इसके बाहर से एक और सिलेंड्रिकल ट्यूब यहाँ पर होती है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसको हम कहते हैं क्लैडिंग, इसका नाम है क्लैडिंग। क्लैडिंग ये जनरली प्लास्टिक की बनी होती है। इस कोर के बाहर से इसको कवर करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल एक ट्यूब बनाई जिसका नाम क्लैडिंग होता है। कोर किसकी बनी होती है, हाई क्वालिटी ग्लास की। क्लैडिंग किसकी बनी होती है, प्लास्टिक या ग्लास की भी बनती है। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक और ग्लास भी लिख सकते हैं, ग्लास की भी बनती है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कोर का जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के मटेरियल से ज़्यादा होता है। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 कहूँ, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहूँ, तो μ1 की वैल्यू μ2 से ज़्यादा होती है। मतलब कोर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। मतलब कोर किसकी बनी है, कोर हाई क्वालिटी ग्लास की बनी है, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग वाले ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को सेफ्टी पर्पस के लिए हम बाहर से इसको एक प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब और लेते हैं, इससे हम इसको कवर कर देते हैं। इसको हम कहते हैं बफर कोटिंग, बफर कोटिंग। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, बफर कोटिंग। बफर कोटिंग सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। मतलब इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम बफर कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्लास्टिक की बनती है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग। कोर हाई क्वालिटी ग्लास के बनी होती है। इसमें बहुत सारे ग्लास के स्ट्रैंड होते हैं, बहुत सारे ग्लास के बहुत थिन थ्रेड्स होते हैं। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ1 से डिनोट किया। इसके बाहर एक और सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो प्लास्टिक या फिर ग्लास की बनती है, इसको हम क्लैडिंग कहते हैं। लेकिन इसके मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर से कम होता है। इस पूरे ट्यूब को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम बाहर से इसको एक प्लास्टिक जैकेट से कवर कर देते हैं। इसका नाम होता है बफर कोटिंग। अब हम क्या करते हैं, इस ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में सिग्नल्स को भेजते हैं। सिग्नल्स किसके फॉर्म में भेजते हैं, लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास ट्यूब थी, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब, ये है क्लैडिंग और ये है कोर। कोर के बाहर ये क्लैडिंग, ये बीच में कोर, इसके बाहर ये क्लैडिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लाइट को भेजते हैं कोर में। कोर के इनसाइड हमने यहाँ लाइट को स्ट्राइक किया, ये लाइट सिग्नल है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो लाइट के फॉर्म में दी गई है। इस इंफॉर्मेशन को हमने इस ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में यहाँ पर टकराया। तो होता क्या है, जैसे ये सिग्नल यहाँ टकराते हैं, मतलब ये लाइट यहाँ टकराएगी, तो यहाँ पर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्रिटिकल से ज़्यादा होता है। तो जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर यहाँ टकराती है इस ट्यूब के अंदर, तो यहाँ से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है, यहाँ चले गई, फिर यहाँ टकराई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी क्रिटिकल से ज़्यादा होता है। तो ऐसा बार बार होते रहता है और लाइट बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है और ये बार बार TIR के थ्रू इसी ट्यूब के अंदर आगे की तरफ प्रोपेगेट करने लगती है। और ऐसा करते करते
ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से सेंड करी थी वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ रिसीव कर सकते हैं। तो एक सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए हमने इस ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब का सहारा लिया। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में लाइट किसके फॉर्म में, सिग्नल किसके फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, लाइट, और लाइट का बार बार क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट इस ट्यूब के अंदर TIR सफ़र करती है। तो ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक ट्यूब होती है जिसमें लाइट के फॉर्म में हम सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। लाइट जब ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब के अंदर स्ट्राइक करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो लाइट का TIR होता है। तो ऐसा करते करते लाइट बार बार TIR सफ़र करती है और फाइनली दूसरे प्लेस पर हम उसको रिसीव कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग। इस कोर के अंदर हमने यहाँ सिग्नल को लाइट के फॉर्म में भेजा तो यहाँ से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेज। तो पहला यूज़ तो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, फॉर कम्युनिकेशन, टू ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होता है। मेडिकल में डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी एक मेथड होती है जिसमें हम स्टमक एंड इंटेस्टाइन को एग्ज़ामिन करने के लिए एंडोस्कोपी कराई जाती है। तो इस एंडोस्कोपी में भी ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब का यूज़ करते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब के अंदर लाइट को ऐसे ही भेजा जाता है और इंटेस्टाइन या फिर स्टमक के अंदर की जो भी एग्ज़ामिन हमने करना है उस चीज़ को एग्ज़ामिन किया जाता है। तो फॉर मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए टू एग्ज़ामिन inside the stomach and intestine। स्टमक या इंटेस्टाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। इस मेथड का नाम होता है एंडोस्कोपी। ये नाम भी आपने सुना होगा। इसी और भी यूज होते हैं फॉर इसका यूज़ हम करते हैं फोटोमेट्रिक सेंसर्स में। फोटोमेट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं, फोटोमेट्रिक सेंसर्स ब्लड फ्लो पता करते हैं इन हार्ट में ब्लड फ्लो के रेट को पता करने के लिए फोटोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का यूज़ होता है। इन फोटोमेट्रिक सेंसर्स टू मेजर ब्लड फ्लो इन हार्ट। ऐसे ही इन रिफ्रैक्टोमीटर्स, रिफ्रैक्टोमीटर क्या होते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन रिफ्रैक्टोमीटर्स टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लिक्विड्स। अलग अलग लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है तो उसके लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर्स यूज़ करते हैं। उस रिफ्रैक्टोमीटर में भी TIR का यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, इसके अलावा भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये TIR के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। कोई एक एप्लीकेशन पूछा भी जाता है
बाकी रीजन्स आपको पता होना चाहिए, सबका रीज़न TIR है। भले ही वो शाइनिंग ऑफ डायमंड हो, मिराज फॉर्मेशन हो, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है।